हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्कूल इंडिया में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम। हमने पिछली क्लास में जो आपकी शिक्षित बुक से है वो चैप्टर 3 पढ़ा था, देव, ओके, जो कवि थे। अब हम देखिए जो आपका 4th चैप्टर है जयशंकर प्रसाद, उनको पढ़ेंगे। उनकी जो आत्मकथ्य है उनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए मैं आत्मकथ्य के बारे में आपको बता दूं। आत्मकथ्य यानी अपने बारे में लिखना, खुद के बारे में लिखना। तो देखिए जो जयशंकर प्रसाद है उनको क्या है कि उनके साथ जो मित्र थे वो एक पत्रिका के संपादक थे। तो उनके मित्रों ने बोला कि आप आत्मकथा लिखिए, अपने बारे में लिखिए। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं अपने बारे में क्या लिखूं, मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं लिख सकूं। फिर उनको और ज़्यादा थोड़ा प्रोत्साहित किया गया, नहीं आपको लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो फिर वो जो लिखते हैं, यानी लिखने की जो व्यवस्था है, उनके लिखने की जो व्यवस्था है, वो क्यों नहीं लिखना चाहते हैं वो इस आपको काव्य में दिखाई देगा। अब देखिए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। छायावादी कवि बता दूं बेटा मैं आपको, छायावादी कवि उसे कहते हैं जो जैसा लिख रखा था वैसा नहीं होके उसके अंदर एक गूढ़ रहस्य छिपा होता है। ओके, वो अंदर यानी बाहर से कुछ और होता है लेकिन अंदर उसके पीछे कुछ और बात छुपी रहती है। तो ये क्या छायावादी कवि थे। अब हम उनका परिचय पढ़ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 यानी 1889 में हुआ था। वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए थे। अब देखिए जब कवि का परिचय आता है तो आपको क्या करना पड़ता है बेटा, ये ओके बेटा, आपको क्या लिखना पड़ता है कि उनका जन्म 1889 यानी 1889 में हुआ था। जब आप ये जन्म लिखेंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन जरूर दर्शाएंगे, रेखांकित जरूर करेंगे। और फिर कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था, काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में। अब उनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में, अंडरलाइन हो गया। उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई कहाँ हुई थी, काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में हुई थी। फिर देखिए पढ़ने गए परंतु स्थितियाँ अनुकूल नहीं होने के कारण 8वीं से आगे वो नहीं पढ़ पाए, अर्थात कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आ गई जिसके कारण वो वहाँ कक्षा 8 से आगे नहीं पढ़े। विपरीत परिस्थिति, या तो फिर फीस की दिक्कत हो गई होगी या घरेलू परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई होगी जिसके कारण वहाँ क्वींस कॉलेज में ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाए, यानी अपनी 8वीं कक्षा तक ही उन्होंने वहाँ तक सीमित रखी। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। अब उन्होंने घर पे ही किसका किया था, संस्कृत का, हिंदी का और फारसी का अध्ययन किया। क्यों, क्योंकि मैं बता दूं इनके जो पिता थे देवी प्रसाद, ओके, इनके पिता का क्या नाम था बेटा, इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। ये जो देवी प्रसाद थे ये बहुत ही अच्छे शिक्षक थे, अर्थात इनको क्या बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था। इसके कारण जो जयशंकर प्रसाद है उन्होंने घर पे ही किसकी, संस्कृत की, हिंदी की और फारसी का अध्ययन कर लिया था। जो आज हम पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं, इन्होंने वह अध्ययन घर पे ही कर लिया था। छायावादी काव्य, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था छायावादी कवि है। छायावादी कवि प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद का, अब ये क्या छायावादी कवियों में प्रमुख माने जाते थे। और उनका जो जन्म तो कब हुआ था, 1889, और मृत्यु कब हुई थी बेटा, 1937 यानी 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए 1800 सदी में जन्मे और 19वीं सदी में इनका देहांत हो गया, निधन हो गया। अब देखिए उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू और लहर, और कामयानी। अब देखिए मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो कामयानी है ये क्या है, ये क्या बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी क्या है, ये कुछ खास है, खास कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। तो जो कामयानी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अक्सर देखिए
11th में 12th में, और ये पूछी जाती है जयशंकर प्रसाद की सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है। ये क्या होती है, जब आप कंपटीशन के एग्जाम देते हैं ना बेटा, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। यदि जयशंकर प्रसाद से संबंधित यदि कोई प्रश्न आया है तो पूछा जाएगा जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। 4 कृतियों के नाम दे देंगे, जिसमें एक आपके क्या डाल देंगे, कामयानी डाल देंगे। या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कामयानी कृति किस कवि के द्वारा रची गई है या किसकी है ये, तो किसके द्वारा है ये, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अब देखिए, हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामयानी, देखो जो बात मैंने पहले बताई थी ये आ गई है। कामयानी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था, यानी मंगला प्रसाद उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। गद्यकार कहते हैं गद्य धन आकार, अर्थात उन्होंने कहानी है, उपन्यास है, और ये भी बहुत सारी टीकाएं लिखी है। पद्य भाग्य उनका नहीं है, उन्होंने पद्य भी नहीं, उन पद्य के साथ उन्होंने क्या किया, गद्य भी लिखा है, यानी बहुत अच्छे श्रेष्ठ कवि थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवशामिनी उनके नाटक है, अर्थात उन्होंने क्या किया है, कहानी उपन्यास के साथ साथ उन्होंने नाटक भी लिखे हैं। कौन कौन से लिखे हैं, अजातशत्रु। अजातशत्रु का मतलब जानते हो, अजातशत्रु यानी जिस शत्रु को कोई, यानी जिस शत्रु को जीत न सके, अजात शत्रु जिसको कोई भी हरा नहीं सकता, अजात यानी जो हमेशा विजय ही रहता है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवशामिनी उनके नाटक है। कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास हैं इनके। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनकी कहानी के संग्रह हैं। अब देखिए, कहानी लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, उन्होंने सब लिखे हैं। अब देखिए बेटा, ये सारा बता दिया, ये हो गया उनका परिचय, किनका, कवि परिचय। एक मैं आपको बात बता दूं, इन्होंने एक इंदु नाम की जो पत्रिका का संपादन किया था सबसे पहले, आया समझ में। ये भी पूछ लिया जाता, इंदु नाम की पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो जयशंकर प्रसाद ने किया था। एक बात और बता दूं, यह क्या बेटा, ये आपके नहीं दे रखा होगा तो मैं आपको बता दूं, इनको किन भाषाओं का ज्ञान था, एक तो ब्रज भाषा और दूसरा क्या था, खड़ी बोली। तो यानी इनको 2 भाषाओं का ज्ञान था। जो आपको खड़ी बोली और ब्रज भाषा के शब्द, इनकी ये जो दे रखा है काव्य, इनकी जो आत्मकथ्य जो पद्य के रूप में दे रखी है, यहाँ आपको दिखाई देंगे। आया बेटा आया स्टूडेंट समझ में। अब देखिए, प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। प्रसाद का साहित्य, बहुत बार जब उनकी शिल्प सौंदर्य पूछा जाता है, साहित्य की विशेषताएं पूछी जाती है, तो आपको क्या लिखना है, उनके साहित्य का जीवन क्या था, कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज साहित्य का ज्ञान है। फिर छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण है। ये क्या हो रहा है, इनका शिल्प सौंदर्य हो रहा है। ओके, किसका, जयशंकर प्रसाद का नहीं, उनके काव्य का। आया समझ में। ये जो अभी बता रहे हैं ना, क्या ये कोमलता है, ये है शक्ति है, ओज साहित्य है, काल्पनिकता है, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण है, प्रकृति प्रेम है, दूसरा देश प्रेम है, शैली है, लाक्षणिकता है। ये क्या है, इनके काव्य का शिल्प सौंदर्य और प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। इतिहास में इतिधन यानी जो बीत गया है उसके बारे में इनकी गहरी रुचि रही है, उनकी मनपसंद रही है। उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। जब हम ये साहित्य पढ़ेंगे उनके, जब जयशंकर प्रसाद के बेटा जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो ये स्पष्ट रूप से नजर आता है कि उनकी इतिहास में कितनी रुचि थी। आया समझ। अब देखिए, ये आपका हो गया आपका कवि परिचय। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि क्या है कि पहले भी मैंने बता दिया है, जयशंकर प्रसाद एक पत्रिका के संपादक थे, वहाँ काम करते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, उनका जो ऑनर था, जो उनका हेड था, उन्होंने बोला आप सब अपने अपने आत्मकथ्य के बारे में लिखिए, हम उनको प्रकाशित करेंगे, छापेंगे। लेकिन सब उनके जो मित्र थे उन्होंने बोला जयशंकर प्रसाद को सबसे पहले आप ही लिखिए, उसके बाद में हम लिखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद ने बोला सबसे पहले मैं क्यों लिखूं,
क्या कारण है जो आप मुझे कह रहे हैं, आप क्यों नहीं लिखते? तो सब मित्रों ने बोला नहीं, आप ही को पहले लिखना पड़ेगा। जयशंकर प्रसाद ने बोला भाई मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लिखूं, लेकिन फिर भी जब उनको बहुत प्रेशर दिया गया, दबाव दिया गया, तो उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। आत्मकथ्य, यानी उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने जो आत्मकथ्य लिखा, यानी खुद के बारे में। आया समझ में? अब लोगों को बहुत शौक होता है, क्या क्या करते हैं, अपनी जीवन लिखते हैं, अपने जो अनुभव होते हैं वो लिखते हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद को ऐसा कुछ भी शौक नहीं था। इसके अंदर उनके सरलता का, मानव के एक सरल रूप का आपको चित्र दिखाई देगा। किसका? जयशंकर प्रसाद का। वो सरल स्वभाव के थे, उनमें इतना ऊट पटंग या ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सरल स्वभाव के थे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आत्मकथ्य। उन्होंने बोला मैं क्यों लिखूं, कारण बताइए। उसी के ऊपर उन्होंने एक कविता लिख दी है जो प्रकाशित कर दी गई है। अब देखिए क्या कहते हैं, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन, कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या है, जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि मधुप गुणगान, मधुप यानी भंवरा, ये आप सब लोग जानते हैं क्या हो गया, भंवरा, ओके, भौरा, अली और मधुप। अब इसके अंदर जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि मधुप गुणगान कर कह जाता कौन, कहानी यह अपनी। जो भंवरा होता है वो क्या करता है, उद्यान में जाता है, बगीचे में जाता है, सब जगह भ्रमण करता है और पुष्पों के ऊपर बैठता है और उनको क्या करता है, गुनगुनाहट के द्वारा अपनी सारी बातें कह देता है। आया समझ में? यानी भंवरा क्या करता है, वो जाता है और गुनगुनाता रहता है और हर फूल हर पुष्प पर बैठकर अपनी सारी व्यथा उनको सुना देता है। यदि सही बात देखें तो जयशंकर प्रसाद ने यहाँ जीवन की नश्वरता का वर्णन किया है। ये हम आगे बताएंगे किस प्रकार किया है। कह जाता कौन, कहानी यह अपनी। अब भंवरा क्या करता है, सब जगह जाता है और सब फूलों को अपनी कहानी बता देता, अपनी व्यथा सुना देता है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। और क्या कहता है भंवरा, फूलों को कहता है कि देखिए अभी तो ये पत्तियां इतनी हरी भरी है, लेकिन जब पतझड़ आएगा तो ये पत्तियां क्या है, ये पत्तियां मुरझा कर यानी सूख कर नीचे गिर जाएगी। अर्थात इन दो पंक्तियों में कवि यही बताना चाह रहे हैं, जयशंकर प्रसाद बताना चाह रहे हैं कि मैं क्या लिखूं, मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो 4 दिन की जो जिंदगी है फिर क्या है, उसके बाद में खत्म हो जाना। अर्थात ये जीवन क्षण भंगुर है। जीवन का अंतिम सत्य यही है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित होगी। ये आप और हम जानते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, इस चकाचौंध की दुनिया में हम क्या है, भाग दौड़ करते रहते हैं। ये नहीं वो नहीं, यानी हमारे मन को या हमारे तन को या जीवन में कभी संतुष्टि आती ही नहीं है। बस दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है। शांति नाम की हमारे जीवन में जगह ही नहीं रहती। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि एक भंवरा है जो बगीचे में जाके क्या करता है, फूलों पर जाके अपनी व्यथा बताता है और उनसे क्या कहता है कि ये जो पत्तियां हैं जो इतनी हरी भरी है, लेकिन जब पतझड़ आएगा तो ये क्या करें, मुरझा कर सूख कर नीचे गिर जाएगी। अर्थात अपना जीवन भी ऐसा ही है, अभी अपना जीवन हरा भरा है, लेकिन समय आने पर हम भी क्या है, हम भी मृत्यु के पास चले जाएंगे, अर्थात हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। इस गंभीर अनंत नीलिमा, अब देखिए इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। देखिए जब हमने कवि परिचय पढ़ा था तो उसमें बताया था कि जयशंकर प्रसाद को इतिहास से बहुत ज़्यादा रुचि है। अब क्या असंख्य जीवन इतिहास इस गंभीर अनंत नीलिमा में, अर्थात क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में, अनंत कहते हैं जिसका कभी भी अंत नहीं होता है, नीलिमा कहते हैं एक तरह की जो उषा लाली होती है ना, उसको कहते हैं। अब देखिए उषा नीलिमा लाल की किसको कहते हैं, देखिए बेटा, जब अंधेरा जाने वाला होता है और उजाला आने वाला होता है, जो सुबह एकदम सूर्य आ जाता है उसकी जो लालिमा दिखाई, मतलब सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, हम उसको उषा काल नहीं कह सकते। उषा काल किसको कहते हैं बेटा, प्रातः 5
सुबह 5 बजे के, जब क्या होता है अंधेरा, एक तरफ अंधेरा दिखाई देता है और एक तरफ थोड़ा उजाला दिखाई देता है। अंधेरा जाने का प्रतीक है और उजाला, सूर्य क्या है पूर्ण रूप से उदय नहीं हुआ है लेकिन अब उदय होने वाला है, लेकिन जो उसकी लालिमा है, जो उसका प्रकाश है वो चारों तरफ बिखेर रहा है, वो होती है उषा, यानी उसका कहीं अंत ही नहीं होता है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास के आप मुझे क्यों कह रहे हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। आप देखेंगे ये जो अनंत है नीलिमा अर्थात साहित्य का जो अनंत है, साहित्य के बारे में बताया है कि आप देखेंगे ये जो हिंदी का जो साहित्य है उसके आप देखेंगे असंख्य, यानी गिनने लायक भी नहीं है। इतने कवियों ने, इतने इतिहासकारों ने, इतने विद्वानों ने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो आप उनको पढ़िए ना। मुझे क्यों कह रहे हैं कि आत्मकथा लिखिए, क्या कह रहे हैं इस गंभीर अनंत नीलिमा में, ये जो गंभीर है साहित्य, ये जो संसार है, ये जो अनंत है जिसका कोई अंत नहीं होने वाला है, तो आप उसमें क्या है, उस साहित्य में जो असंख्य इतिहासकारों ने जो अपनी आत्मकथाएं लिखी है, आप उसको पढ़िए, उसको समझिए। आप मुझे क्यों कह रहे हैं, मुझे पर दबाव क्यों डाल रहे हैं कि आप अपनी जीवनी लिखिए। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अब देखिए, मलिन यानी होता है गंदा और उपहास यानी क्या होता है, मजाक उड़ाना या निंदा करना। उपहास यानी क्या होता है बेटा, देखिए हम कह सकते हैं निंदा उड़ाना, निंदा करना, ओके। और मलिन कह सकते हैं गंदा, संस्कृत शब्द है, और खराब भी कह सकते हैं, ओके। उपहास यानी निंदा करना या कह सकते हैं मजाक उड़ाना। व्यंग तो आप जानते हैं व्यंग्यात्मक शैली, क्योंकि अब तक हमने जो भी पाठ पढ़े हैं, सूरदास पढ़ा है उसमें व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग है, तुलसीदास जी पढ़ा है उसमें व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग है, और हमने जो देव पढ़ा है, ओके बेटा, उसमें तो चलो व्यंग्यात्मक शैली के, लेकिन 2 चैप्टर हमने व्यंग्यात्मक शैली में पढ़े हैं और अभी पढ़ने को है। तो देखिए बेटा, तो उसके अंदर क्या है, अब ये क्या कह रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास है, कि ये जो संसार है, इस संसार में अनंत साहित्य लिखे गए हैं, यानी अनंत संसार में, यानी जिसका अंत नहीं होने वाला है, उसकी नीलिमा में, उसके आकाश में, ये जो साहित्य रूपी जो आकाश है उसके अंदर क्या है, असंख्य जीवन के इतिहास लिखे हुए हैं, यानी काफ़ी विद्वानों के, काफ़ी कवियों की आत्मकथाएं लिख रखी है इतिहास के अंदर। आप देखिए पीछे जाके, यह लोग करते ही रहते हैं, ये तो लोग क्या है, लिखते रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, उनको गंदा कहते हैं, उनका उपहास उड़ाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उनकी क्या करते हैं, त्रुटि निकालते हैं, उन पर व्यंग कसते हैं। कुछ आलोचनात्मक कीट, क्या कहेंगे, आलोचनात्मक कीड़े। अब बेटा मैं आपको बता दूं, जब कोई कवि या कोई भी लेखक जब लिखता है तो क्या है, उसके बहुत सारे आलोचक पैदा हो जाते हैं। आलोचक क्या कहते हैं, उसमें से गलती निकालना, गलती निकाल के, इतना तो समय लगता है लिखने में, ऐसे थोड़ी है कि एक हुआ और 1-2 पल में या 1-2 घंटे में या 1-2 दिन में लिख दिया, नहीं, बड़ा सोचना समझना पड़ता है अपने भाव को लिखने के लिए, और उसमें बहुत समय लगता है, बड़ी सुव्यवस्थित ढंग से लिखना पड़ता है। और जब वो तैयार होता है लिख के, तो क्या करते हैं, कुछ आलोचक उसमें से कमियां निकालते हैं, उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। जो 10 पेज का लिखा हुआ है उसको क्या करते हैं, 4 पेज का कर देते हैं, और क्या करते हैं, कमियां निकालते हैं, व्यंग कसते हैं, ऐसा क्या कर दिया, वो कैसा कर दिया। तो कवि यही कह रहे हैं कि जो इतनी मेहनत से, ये जो आप देखिए जो अनंत साहित्य है, जो आकाश रूपी जो अनंत जो साहित्य है, उसमें बहुत से इतिहासकारों ने लिखा है अपने जीवन के बारे में, तो आप उनको पढ़ लीजिए। और क्या है, उन्होंने जो लिखा है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उनका उपहास करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनको गंदा करते हैं। तो फिर मैं क्यों लिखूं, क्या मैं मजाक का पात्र बनूं, क्या मैं जानबूझकर मेरी निंदा करवाऊं, क्या जानबूझकर मैं ऐसा करूं कि लोग मुझ पर व्यंग कसे, तो मैं किस कारण से लिखूं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अब देखिए ये जो 4 पंक्तियां इसमें कवि ने बता दी, मैं क्यों नहीं लिखना चाह रहा। अब कवि वापस प्रश्न पूछ रहा है अपने मित्रों से। क्या प्रश्न पूछता है बेटा, कवि कहते हैं तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपने बीती। अब कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है मेरे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत से दुख आए हैं, मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं आई है,
यानी मैंने जीवन में बहुत सारा दुख देखा है, मेरे जीवन में दुर्बलताएं आई है, तो वो बातें मैं दूसरों को क्यों बताऊं और क्यों मैं मजाक का पात्र बनूं, क्यों लोग मुझ पे व्यंग कसे। यानी मेरे जीवन की जो आप बीती है, जो मैंने दुख सहन किए, जो मैंने कष्ट सहन किए, जो मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आए, जो मैंने धूप छांव देखी, सुख दुख मैंने देखे, वो मैं दूसरों को क्यों बताऊं। और चलो ठीक है, मैं लिख भी दूं उन पर कविता, तो लोग क्या करेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे। तो मैं जानबूझकर उनके मजाक का कारण नहीं बनना चाहता। अर्थात क्या दे रखा है, तब भी कहते हो कह कर डालू दुर्बलता अपनी बीती। अब कह रहे हैं, जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि क्या आपने देखा कि लोग क्या मजाक बनाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, निंदा करते व्यंग करते, फिर भी तुम क्या सोचते हो कि मैं अपने जीवन की दुर्बलताएं, विवशताएं, जो जीवन के उतार चढ़ाव आए उनके बारे में लिख दूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। अब आप क्या है, अब कह रहे हैं कि तुम सुनकर सुख पाओगे, अर्थात तुम सुनकर सुख पाओगे। कह रहे हैं कि यह सुनकर तुम्हें ज़्यादा खुशी होगी। क्या होगी, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। गागर रीति यानी जो घड़ा है वो एकदम खाली है। गागर यानी घड़ा होता है। तुम देखोगे ये जो मेरे जीवन का जो एक घड़ा है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा सुख नहीं है, या कोई भी ऐसा पल नहीं है, अनुभव नहीं है, एहसास नहीं है जो मैं लिख सकूं। ये पूरा गागर है, यानी पूरा घड़ा जो खाली है। तुम्हें देख के आश्चर्य होगा। अब तुम क्या चाहते हो, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। अब कह रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो, जयशंकर प्रसाद अपने मित्रों को कह रहे हैं, मित्रों को क्या कर रहे हैं कि क्या तुम सुनकर ऐसा सुख पाओगे, क्या तुम्हें खुशी महसूस होगी कि तुम्हारे मित्र का जो जीवन है वो खाली है, यानी खाली घड़े के समान है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मैं लिख सकूं, कुछ ऐसी खास बातें नहीं हैं। किंतु कहीं ऐसा नहीं हो मैं ऐसा कुछ खालीपन का लिखूं और तुम अपने आप से दुखी हो जाओ कि ये मेरे जीवन के खालीपन का कारण कहीं तुम तो नहीं। क्यों, क्योंकि जीवन तो खाली था, वो दिन बीत चुका, लेकिन अब तुम मुझे लिखने का कह रहे हो। अब मैं मेरे जीवन के खालीपन के बारे में लिखूं और तुम पढ़ोगे, वापस मुझे दुख होगा ना। कुछ पुरानी बातें होती हैं, नहीं कहते पुरानी बात है जो दुख देती है उस पर मिट्टी डालो, नहीं कहते मिट्टी डालो, मिट्टी डालने का मतलब भूल जाओ। लेकिन अपने मित्र को बोले तुम मुझे वापस वो याद करने के लिए कह रहे हो, कहीं मेरे दुख का कारण तुम ही नहीं बन जाओ। आया समझ में, कहीं तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि मेरे दुख का कारण तुम ही हो, इसलिए मैं नहीं लिखना चाहता। तो अब देखिए ये जो सारी पंक्तियाँ हैं उसमें यही कवि बताना चाहते हैं बेटा, स्टूडेंट्स यही बताना चाह रहे हैं कि एक भंवरा होता है, भंवरे के माध्यम से भंवरा खुद को माना। ओके, भंवरा एक प्राणी को, एक जीव को माना है जो क्या करता है, सब जगह जाके अपनी बात कहता रहता है। लेकिन क्या होता है, वो क्या कहता है उसको कि ये जीवन है जो क्या नश्वर है, क्षण भंगुर है, पल भर में नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्या है कि वो उदाहरण के द्वारा बताया कि मुरझा कर ये जो पत्तियां हैं, ये जो पत्तियां हैं अभी इतनी हरी भरी है वसंत आने के कारण, लेकिन जब पतझड़ आएगा तो ये पत्तियां सूख कर नीचे गिर जाएगी, इनका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा ही अपना जीवन है, जब जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चिंत है। तो कवि यही बताना चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने आप को इतना ऊपर नहीं उठाना चाहता, अपने आप को इतना नामी नहीं बनाना चाहता, ख्याति या प्रसिद्धि प्राप्त मैं नहीं करना चाहता। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और साधारण ही रहना चाहता हूँ। मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं लिखूँ और दूसरे उसको पढ़े आकर्षित हो या कुछ सीखें, ऐसा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी लिखकर अपने जीवन के दुखी बातों को या दुर्बलता को लिखकर मैं स्वयं तो दुखी होऊंगा, लेकिन मित्र तुम भी दुखी हो जाओगे कि कहीं मेरे दुख का कारण तुम तो नहीं और एक लोगों को मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा। तो जयशंकर प्रसाद क्या करते हैं अपने आत्मकथ्य के बारे में, वो बता रहे हैं कि मैं नहीं लिखना चाहता, मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखना है। मैं क्यों लिखूं, किस कारण लिखूं, किस वजह से लिखूं। तो जयशंकर प्रसाद यही बता रहे हैं। अब देखिए बेटा, अब देखो, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अपने को समझो मेरा
अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अब क्या कह रहे हैं, अब जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले को। अब क्या है, अब वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन में भी क्या है कि एक प्रेयसी आई थी। रस यानी आनंद होता है बेटा, रस का आनंद, इसके कारण हम कह रहे हैं, ये जो रस शब्द दे रखा ना, इसके कारण हम कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद कि अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले को, कि मेरे जीवन में भी, मैंने आपको बताना है छायावादी कवि है, लिखा कुछ और है, अंदर कुछ और है। आया समझ में? छोटा पैकेज बड़ा धमाल। बहुत बार क्या होता है कि बाहर सा कुछ और दिखाई देता है, अंदर कुछ और होता है। वैसे ही यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अब देखिए, अब इसके अंदर कैसे हैं कि अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब क्या है, यदि मैं मेरे जीवन के बारे में कुछ लिखूं, आनंद के बारे में लिखूं या रस के बारे में लिखूं, तो क्या होगा कि ये सब मेरी ही है। आया समझ में? रस ले अपनी भरने वाले, यदि मैं आपको मेरे आनंद के बारे में बता दूं और फिर वो आनंद नहीं है, तो सारा इल्ज़ाम सारा आपके ऊपर ही आ जाएगा। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। और ये विडंबना क्या होगी कि क्या है, उसके बाद में आप मेरी हंसी उड़ाओगे। यानी मेरे जीवन में भी कुछ आनंद तो आया था, लेकिन वो ठहर नहीं पाया और चला गया। जब आपको पता चलेगा तो आप क्या करेंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे, और आपके साथ साथ पूरा जग मेरी हंसी उड़ाएगा। भूले अपनी यह प्रवंचा औरों की दिखलाऊं मैं। अब देखिए बेटा, अपने को समझो मेरा रस को अपनी भरने वाले। अब कह रहे हैं कि क्या है कि मेरे जीवन में भी एक प्रेयसी आई थी, एक प्रेमिका आई थी मेरे जीवन को आनंदित करने के लिए। मैं बड़ा ही प्रसन्न था, मेरे जीवन को रस से भरने के लिए आई थी। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में। लेकिन क्या होता है, वो चली गई। अब यदि आपको ऐसा पता चले तो आप क्या करें, मेरी हंसी उड़ाएंगे। भूले अपनी यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। अब मैं मेरे जीवन में जो प्रेमिका आई थी उसके बारे में बताऊं। भूले अपनी यह प्रवंचना, प्रवंचना यानी होता है बेटा धोखा। क्या होता है, धोखा। अब प्रवंचना, भूले अपनी, मैं तो अपने जीवन में जो रस आया था, जो आनंद आया था, जिसने मेरे साथ छल कपट किया था, जिसने मुझे धोखा दिया था, वो तो मैं सारा भूल चुका हूँ। अब मैं आपको ये क्यों बतलाऊं। क्या कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि मैं तो क्या है, ये सारा भूल चुका था, लेकिन मेरे जीवन में रस का जब समय आया था, प्रेम का जब आया था, और मुझे किसी ने धोखा दिया था, मेरे साथ छल कपट किया था, मैंने बहुत ख़राब दिन देखे हैं, तो ये तो मेरे साथ, तो मैं उन बातों को भूल चुका हूँ। लेकिन अब तुम मुझे आत्मकथा लिख के क्यों कहते हो, वो मुझे वापस याद क्यों दिलाते हो। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब देखिए बेटा, क्या कह रहे हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब जो प्रेयसी मेरे जीवन में आई थी, जो प्रेमिका मेरे जीवन में आई थी। अब देखिए बेटा, प्रेमिका का मतलब देखिए, लड़की भी हो सकता है, खुशी भी हो सकता है, अपना लक्ष्य भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई लड़की भी हो, कोई स्त्री का रूप ही प्रेमिका का नाम होता है। प्रेमिका बहुत तरह की होती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है, अपनी कोई बुक्स होती है, चलो वो तो क्या है पुल्लिंग शब्द है, लेकिन कोई बुक्स होती है हमें बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, हम उसको लिए बिना नहीं सो पाते, पढ़ना होता है। कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, आया समझ में, जैसे कुछ ऐसा खान पान होता है जिसको खाने के बाद एक्सरसाइज करना, चाहे कुछ भी ले लीजिए आप, जो अपना कुछ खास होता है जिसके बिना हम रह नहीं सकते, वो अपनी प्रेमिका ही है। आया समझ में? ज़रूरी नहीं है कि स्त्री हो वही प्रेमिका हो। तो इसके अंदर भी ये हो सकता है कि हो समय उनके कुछ खुशी के पल आए होंगे, सुख आया होगा। जयशंकर प्रसाद उनको प्रेमिका कह रहे हैं, लेकिन वो जो सुख के पल है ज़्यादा दिन उनके जीवन में टिक नहीं पाए। आया समझ में? और वो वहाँ से चले गए। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो चमक चांदनी आई थी, जो अच्छे दिन आए थे, जो सुख के दिन आए थे, रोशनी करने वाले, उन बातों को मैं आपको क्यों बताऊं। यानी मेरे जीवन में जो सुख आया था, जो खुशियाँ आई थी, वो मैं आपको क्यों बताऊं।
अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों को। और क्या है, हम दोनों यानी प्रेयसी जो उनकी प्रेमिका है उनके साथ हंसकर खेलना, बैठना, उठना, उनके साथ वो बातें करना, घूमना, सुख दुख बांटना, ये जो था, जो हमने हंसी के पल बिताए थे, उन बातों को मैं तुम्हें क्यों बताऊं। कौन कह रहे हैं? जयशंकर प्रसाद कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में भी क्या है, एक चमक चांदनी आई थी, यानी एक प्रेयसी आई थी जिससे मुझे प्रेम हो गया था। और क्या होता है कि उस समय मेरे खुशी के पल थे, मैं बहुत सुखी था, मेरे जीवन में बहुत ही उस समय उत्साह था, आशा थी। लेकिन वो दिन है जो मैं आपको क्यों बताऊं, किस कारण बताऊं। अब आया था, देख लेना, क्योंकि अब वो उसके जीवन में वो पल नहीं रहे, खुशी के पल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि शायद प्रेमिका उनको छोड़ के चली गई, तो अब दुखी हो गए वापस। होने वाली उन बातों की मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। अब क्या कह रहे हैं कि मुझे वो सुख नहीं मिला। आया समझ में? जो मैं सपनों में सोचकर जाग जाता था। क्यों? क्योंकि वो प्रेयसी उनको छोड़ के चली गई है, वापस वो अकेले हो गए हैं। कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में भी एक प्रेमिका आई थी जिसके कारण मेरा जीवन एकदम रंगीला हो गया था, उत्साह आ गए थे, आशा आ गई थी। लेकिन क्या होता है, मैं जिसके सपने देखकर, जिसके बारे में सोचकर सपनों में से जाग जाता था, उठ जाता था, लेकिन अब क्या है, वो मेरा सपना सपना ही रह गया, क्योंकि वो कहीं अन्यत्र चली गई है। देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराया कर जो भाग गया। मुस्किया होता है बेटा मुस्कुराना, मुस्कुराना होता है या हंसना होता है। आलिंगन करना होता है बेटा गले लगाना, गले लगाना। आलिंगन यानी गले लगाना और मुस्किया यानी होता है मुस्कुराना। अब देखिए बेटा क्या होता है, अब कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैं क्या चाहता था, जब मैं उसे मेरे गले लगाने का समय आया, मुस्कुराकर उसके साथ समय बिताने का समय आया, लेकिन वो भाग गई। अब देखिए उसके दुख, कवि के दुख का ठिकाना ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। पहली बात तो उसके जीवन में दुख ही दुख थे, बहुत ही दुर्बलताएं थी। अब उन दुखों के बीच एक प्रेयसी आई थी जिनसे उनको प्रेम हुआ, उनके जीवन में हंसी खुशी आई, आशा हुई, उत्साह बढ़ा, जोश आया। और जैसे ही वो समय आया कि उसको गले से लगा दूं, मुस्कुराने का समय आया, वो उनके छोड़कर चली गई। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अरुण कपोल होते हैं बेटा, ये कपोल यानी होते हैं गाल, और अरुण यानी लाल। अब देखिए, जिसके लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब देखिए क्या बता रहे हैं कि उसके गाल कैसे थे, उसके गाल लाल थे मतवाली सुंदर छाया में। अब क्या है, उसकी इतनी छवि सुंदर थी, उसके लाल गाल थे, वो कैसे लग रहे थे, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागिनी यानी क्या है, जो भोर होती है सुबह के समय, मैंने आपको बताया ना, जो उषा होती है, उषा किसको कहते हैं, सवेरे, प्रातः को नहीं कहते, प्रातः से पहले का जो समय होता है, और सूर्य जब उदय होने वाला होता है, उसकी जो लालिमा पड़ती है धरती पर, लाल कलर की, लाल रंग की, वो होती है उषा। तो उसकी जो प्रेमिका थी, उसके गाल कैसे थे, उषा की लालिमा के तरह थे, निज सुहाग मधु माया में। और क्या है, वो उसका खुद का ही सुहाग लेकर एकदम प्रसन्न थी। अर्थात क्या है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब क्या है, वो बहुत ही सुंदर थी, उसके गाल लाल थे, और वो भी कैसे बताया है, अनुरागिनी उषा की तरह, यानी उस प्रेमिका के जो गाल थे वो किसकी तरह थे, उषा की तरह थे। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथि की पाथा में। उसकी स्मृति, स्मृति किसको कहते हैं बेटा, याद, याद पाथे बनी है थके पथि की पंथा में। अब देखिए इसके अंदर बताया उसकी जो याद है, किसकी, उसकी प्रेयसी की जो याद है, वो कैसी लगती है मुझे, कि जब एक राहगीर जब मार्ग से गुजरता है, राह से गुजरता है, उसे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और किसी घने वृक्ष की छाया में वो बैठ जाता है, उसको जो आराम मिलता है, जो विश्राम मिलता है, उससे जो आनंद आता है,
वही उसकी याद में जयशंकर प्रसाद को हो रहा है। क्यों प्रेयसी छोड़ के चली गई तो क्या हुआ, लेकिन उसकी याद तो मेरे पास है, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। अब देखिए अब देखिए बेटा, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, अब देखिए सीवन को अधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। सीवन यानी होता है बेटा सीलना, को अधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। अब कह रहे हैं कवि जो सील चुका है अब उसको उधेड़ कर, उसको खोल कर क्यों मेरी कथा की। अब कवि कह रहे हैं अपने मित्रों को कि मेरे जीवन में जो दुख था, जो मेरी प्रेमिका की बात थी, जो रस था, जो आनंद था, जो भी विवस्था थी, जो भी दुर्बलताएं थी, मैंने उनको अपने मन में सील लिया है, लेकिन तुम क्यों उसके उधेड़ कर देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो, क्यों मुझे मजबूर करते हो कि मैं अपनी आत्मकथ्य लिखूं। मैं नहीं चाहता मेरे जीवन के भी जो है बातें मैं आपको बताऊं या मैं उनमें लिखूं। मैंने उन सबको क्या सील दिया है एक यादों में, उन यादों को मैंने सील दिया है, मैं नहीं चाहता कि आपको बताऊं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, ये जो छोटा सा जीवन है कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। ये जो छोटा सा जीवन है क्षण भंगुर है, उसमें मैं आपको ये बातें कैसे बताऊं, क्योंकि क्षण भंगुर का जीवन है, यानी पल भर देखते ही जीवन नष्ट हो जाता है। किसी को विश्वास नहीं है, या क्या हम जानते हैं हम कितने साल जिएंगे, आज है कल नहीं है। यानी जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो कवि यही बताना चाह रहे हैं कि मैंने तो क्या किया है अपने जीवन में, जो भी कुछ है वो जो भी पुरानी यादें थी, जो बातें थी, वो मैंने सारी सील दी है। अब उसको उधेड़ उधेड़ कर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि वो सारी बातें आपको बताऊं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। ये जो मेरा छोटा सा जीवन में जिसमें बहुत सारा कुछ ऐसा है, यानी कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे दुख ही देती है, कुछ खुशी के पल है, वो मैं आपको नहीं बता सकता। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं चुप रहूं और मैं दूसरों की सुनूं। लोगों के जीवन में बहुत कुछ ऐसा है सुनाने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा नहीं होगा कि मैं तो चुप रहूं, मौन रहूं और मैं दूसरों की बातें सुनूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। यदि मैं मेरे जीवन के बारे में बता दूं और तुम सुन लो तो क्या भोली आत्मकथा भला करोगे, तुम क्या भला कर सकते हो। यानी अब जो दिन चले गए उन्हें वापस तो नहीं ला सकते ना, तो अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो कवि यही बताना चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा नहीं है, कुछ अनुभव नहीं है, कुछ ऐसा खास नहीं है जिसको मैं अपने शब्दों में बयां करके लिख दूं और आप उनको पढ़ें। यानी ऐसा कुछ नहीं है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा। यदि मैं मेरी ये छोटी सी जो बातें हैं, जो बोली बातें हैं, उनको मैं यदि शब्दों में बयां कर दूं और तुम उनको पढ़ोगे तो क्या भला होगा, कुछ भला नहीं हो। उनसे सीखने की कोई भी बात नहीं है। अभी समय भी नहीं थकी है, सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी समय नहीं है, अभी क्या है, अभी वो समय नहीं आया है कि मैं मेरी आत्मकथा के बारे में लिखूं। सोई है मेरी मौन व्यथा, जो मेरी मौन व्यथा है, चुप रहने की जो व्यथा है, वो अभी सो रही है। अर्थात मैं अभी कुछ भी नहीं लिखना चाहता, मैं इच्छुक नहीं हूँ और नहीं मैं प्रयास करना चाहता कि मैं मेरे बारे में कुछ भी लिखूँ। यानी ये आत्मकथा होती है बहुत बड़ी। ओके, आत्मकथा तो पूरे जीवन की हो जाती है जो, लेकिन आत्मकथा जो खुद के बारे में जो हम स्वयं लिखते हैं, ये आत्मकथ्य है, यानी एक छोटा सा भाग है जो जयशंकर प्रसाद ने अपने बारे में लिखा है कि मैं कुछ नहीं लिख सकता,
अब आप सोचोगे मैडम कह रहे हैं लिखा है, कुछ नहीं लिख सकता, यानी इस कविता के माध्यम से उन्होंने यही लिखा है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं लिखूं, यानी उनको मैं शब्दों का रूप दे दूं, यह एक कविता का रूप मैं दे दूं, मेरे जीवन में कुछ नहीं है। यदि आपको कुछ पढ़ना है खास विशेष तो आप साहित्य में देखिए, बहुत सारे इतिहास में देखिए, इतिहास के साहित्य में देखिए, बहुत सारे कुछ ऐसा लिख रखा है कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में, आप उनको पढ़ लीजिए। आप मुझे क्यों दबाव दे रहे हैं, मुझ पर क्यों प्रेशर दे रहे हैं कि मैं लिखूं, इसलिए मैं नहीं लिखना चाहता। अब देखिए बेटा, ये जो जयशंकर प्रसाद है, ये जयशंकर प्रसाद है, ये जो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि इसकी जो व्याख्या करने का जो तरीका है, व्याख्या जानते हो ना बेटा, व्याख्या करने के 3 तरीके होते हैं बेटा। अब देखिए व्याख्या करने के 3 तरीके होते हैं, मैं आपको बता दूं। इसका जो पहला अब देखिए बेटा, जो व्याख्या होती है उसके 3 तरीके होते हैं, मैं यही बता देती हूँ आपको। सबसे पहला होता है बेटा सप्रसंग जो व्याख्या होती है, ओके। ये जब आप जयशंकर प्रसाद का पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद का पढ़ेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये जो प्रस्तुत पद्यांश है, प्रस्तुत जो पद्यांश है, ये इसमें आपको अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना पड़ेगा। आया समझ में? अब मैं आपको बता दूं बेटा, आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम क्षितिज है। और जब हमने ये जो स्टार्ट किया था, पहली बार जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमने आपको बताया था जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका नाम क्या है, क्षितिज से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद है, उसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कृति है वो है काम्यानी। उन्होंने सर्वप्रथम इंदु नाम की पत्रिका का संपादन किया था। उनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। उनकी भाषा में ब्रज भाषा भी मिलती है, उनका जो काव्य में है और खड़ी बोली भी मिलती है। उन्होंने बहुत से नाटक लिखे, उपन्यास लिखे हैं, बहुत सी कृतियाँ लिखी और उन्होंने यानी गद्य और पद्य दोनों ही उनके विषय रहे हैं। जब आप व्याख्या करेंगे बेटा, व्याख्या क्या है, किसी की भी उठा के व्याख्या दी जाती है, तो आपको ऐसे लिखना, सप्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है और ये पाठ 4 जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य से लिया गया है। और इसमें क्या बताया गया है, जयशंकर प्रसाद ने अपने न लिखने की, यानी अपने आत्मकथा न लिखने के बारे में वर्णन किया गया है। ये क्या हो जाएगा बेटा, यानी आपने ये, उसके बाद में आता है व्याख्या। व्याख्या होता है यानी जो भी ये कुछ दे रखा होता है ना, उसका वर्णन करना। दूसरा भाग हो गया, यानी व्याख्या करने के 3 भाग होते हैं। पहला होता है सप्रसंग, उसके बाद में व्याख्या, और तीसरा भाग होता है विशेष। अब देखिए बेटा, जो लास्ट, बहुत कम लोग होते हैं बेटा जो विशेष लिखते हैं। तो विशेष में देखिए बेटा, जब हम विशेष लिखते हैं तो इसके जो प्रमुख कुछ पॉइंट होते हैं वो कैसे लिखते हैं, आप लिख सकते हैं पद्यांश की भाषा शैली, यानी इसकी कह रही हूं बेटा भाषा शैली कैसी है, सरस और सुबोध है। अब देखिए बेटा, सरस, स यानी साक, रस यानी आनंद, सुबोध, सु यानी अच्छा, बोध यानी ज्ञान, यानी आनंद और अच्छा बोध कराने वाली है। 1 पॉइंट हो गया। ओके, दूसरे क्या लिखेंगे, छंद अलंकार युक्त है। ओके बेटा,
तीसरा क्या लिखेंगे, वर्णनात्मक भावात्मक शैली है। ओके, अब देखिए, यानी पद्यांश की भाषा शैली सरल, सरस और सुबोध है, छंद अलंकार युक्त है, वर्णात्मक और भावात्मक शैली का प्रयोग हो रखा है। इसमें हम कह सकते हैं व्याकरण शब्दों का भी प्रयोग हो रखा है, और इसमें जो कवि है उनके मर्ज का भी वर्णन हो रखा है। मर्ज का मतलब यानी उनके दुख, यानी उनके मन की बात का वर्णन हो रखा है। एक विशेष और है बेटा इसके अंदर कि उन्होंने क्या किया है, अपने जीवन को यानी अपने आप को एक भ्रमर के रूप में माना है। आया समझ में? यानी उन्होंने क्या बताया, मानव को, जीवन को एक भ्रमर के रूप में बताया है, जो क्या करता है, सब जगह जाके सबकी बातें कहता है, यानी खुद के बारे में सब कुछ कहता है। लेकिन ये जीवन क्या है, क्षण भंगुर है, पल भर में क्या हो जाएगा, ये मिट जाएगा। तो देखिए आपने मेरी वीडियो देखे, नहीं देखे तो पिछले वाले भी वीडियो देखें, और इससे संबंधित कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप प्ले ऑन में जा सकते हैं। ओके बेटा, गुड बाय, गुड डे।